हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो आपके 4 टॉपिक रह गए थे, ठीक है। आईओटी, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आपका बिग डेटा एनालिटिक्स। इन चारों पे 25-25 एमसीक्यूज देखेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इन्हीं एमसीक्यूज में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। गिने चुने 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इन्हीं में से ही आ जाएंगे। तो चलिए वन बाई वन करके देखेंगे। ये आपकी फाइनल क्लास होगी। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बैच ले रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपको हार्ड कॉपी मिली है उससे रिवाइज कीजिए। जो लोग, कुछ लोग अभी भी लास्ट टाइम तक वीडियो देखते रहते हैं, देखो वीडियो से उस तरीके का रिवीजन नहीं हो पाता है। लास्ट में अगर आप 2 दिन भी हार्ड कॉपी से पढ़ोगे, कुछ लोगों का मन भी नहीं लग रहा था, कल मेरे पास 2-4 फोन आ रहे थे, तो उस पर हम शाम तक कोई कॉल रखेंगे एक, और उसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी तो सिंपल सी बात इतनी समझो कि आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी से रिवाइज करना है। वो चाहे आपने प्रिंट आउट निकलवाया हो या खुद के नोट्स बनाए हों, लेकिन सॉफ्ट कॉपी और वीडियो के चक्कर में अब मत पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें जो क्वेश्चंस है ना, वो एक्चुअली हिंदी भाषा नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? इंग्लिश होती है। इंग्लिश में ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हिंदी होगी थोड़ा टिपिकल लगेगी। कोशिश करना याद करने की चीज़ों को, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें एक, किसमें? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हम एमसीक्यू देख रहे हैं अभी। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके क्या देख रहे हैं? एमसीक्यू। तो इसमें एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम आप लोग जानते हैं क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है अपना पूरा, जो माइंड होता है ना, ये भी नर्वस सिस्टम पे ही काम करता है, न्यूरॉन्स पे, ठीक है। तो माइंड की तरह ही ये कंप्यूटर को हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को खुद से सीख रहा है, खुद से डिसीजन ले रहा है, तो एज ए माइंड की तरह ही इसका नेटवर्किंग कर रहे हैं। तो इसमें भी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वैश्विक सेवाओं का ध्यान रखता है। तो इसमें कौन सा होता है? एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, परसेप्शन लेयर और नन ऑफ दीज। तो ये है नेटवर्क लेयर। दूसरा क्या है? एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और एम क्यू टी टी का क्या फ़ायदा है? एच टी टी पी पर जो एम क्यू टी टी होता है उसका क्या फ़ायदा है? पहला है मोर सिक्योर, लाइट वेट, बोथ ए एंड बी और नन। तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। मोर सिक्योर भी है और लाइट वेट भी है। तीसरा क्या है? रिमोट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो चीज़ होती है जिसमें आपके सारे डिवाइसेज, जितने भी डिवाइस होते हैं, टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, फैन और चार्जर, जितने भी आपके घर में, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सेंसर के द्वारा एक दूसरे से निर्देश देते हैं और उसी आधार पे अपने आप काम करते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आप जैसे रूम में आए, पंखा अपने आप चलने लगेगा, क्योंकि सेंसर आपकी हीट डिटेक्ट कर लेगा और आप पता कर लेगा आप रूम में आ गए। आपके सोने का टाइम हो गया, सेंसर आपको बता देगा, लाइट अपने आप स्विच ऑफ हो जाएंगी। तो ये होता है सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि सारे डिवाइसेज स्मार्ट होते हैं और अपने आप क्या करते हैं, चीज़ों को डिटेक्ट करके परफॉर्म करते हैं। तो रिमोट उन संस्थाओं को सक्षम बनाता है जो एक डैशबोर्ड का उपयोग करके उन्हें कनेक्ट और नियंत्रित करने के लिए आईओटी उपकरणों का उपयोग करते हैं। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो क्या है? स्मार्टफोन, टैबलेट और पीसी, स्मार्ट वॉचेज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। अगला आरएफआईडी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन करके होता है। ये कहाँ पे होता है आरएफआईडी? कभी टोल टैक्स वगैरह पे जाना, तो वहाँ पे नितिन गडकरी ने लगवाया था। ये टैग लग जाता है आपकी गाड़ी के ऊपर, जैसे ही आप निकलोगे अपने आप पैसा कट जाएगा, रुकना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आरएफआईडी के लिए परसेप्शन लेयर की एक उपयोगी आईओटी आर्किटेक्चर परत है। कौन सी है? ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइंग, ट्रैकिंग, एक्सचेंजिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें भी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। एच टी टी पी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो नॉर्मल कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा आपने, चूंकि एच टी टी पी इसमें बहुत यूज होता है तो इसका इम्पोर्टेंट है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पहला ही हो जाएगा इसका। आईओटी में इकाई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कौन सी इकाई है ये? ठीक है, बिजनेस, कंज्यूमर, गवर्नमेंट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो सारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सारी इकाइयाँ हो सकती हैं। बिजनेस भी हो सकता है, कंज्यूमर हो सकते हैं और गवर्नमेंट इकाई हो सकती है।
निम्न में से कौन सी वायरलेस तकनीक सबसे आसान तरीके से मैश नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रदान करती है? तो जो टोपोलॉजी, मैंने नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ाई थी आप लोगों को, ठीक है, तो उसमें इसमें से कौन सी वायरलेस तकनीक है जो आसान तरीके से मैश नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रदान करती है? आपको देखना है, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, नन ऑफ द एबव। तो ये हो जाएगा जिगबी। और आईओटी में जिगबी तकनीक यूज होती है, ठीक है। बाकी भी यूज होती है, ब्लूटूथ भी यूज होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये यूज होती है। जिगबी निम्नलिखित में से किस मानक पर आधारित है? जिगबी का स्टैंडर्ड कौन सा है? तो ये सबके कंप्यूटराइज जो क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका देख लो क्या नंबर है। IEEE 802.5 होता है, IEEE 802.15.4, और तीसरा यही 802.4.13 या नन। तो इसमें क्या हो जाएगा 802.15.4। आईओटी में अधिकतर प्रयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल, इसमें सर्वाधिक कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? जिगबी, MQTT, XMPP या ऑल ऑफ द एबव। तो सारे प्रोटोकॉल इसमें प्रयोग किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आईओटी अनुप्रयोगों में निम्न में से कौन सा हल्का प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? फिर से आ गया कि हल्का प्रोटोकॉल इसमें कौन सा वाला उपयोग किया जाता है? तो HTTP, वेब सॉकेट, MQTT, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? हल्का वेब प्रोटोकॉल क्या है? MQTT। फिर वाईफाई आय, जिसको बोलते हैं HALOW, विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया है? ठीक है, लो डेटा रेट, लॉन्ग रेंज सेंसर्स, कंट्रोलर, सब आईओटी के उपकरण हैं। ये आईओटी में यूज होने वाली सारी चीज़ें हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। थोड़ा सा अनयूजुअल लग सकते हैं ये क्वेश्चंस, बट पढ़ने तो होंगे। क्यों लगेंगे अनयूजुअल? क्योंकि कंप्यूटर के बारे में तो पढ़ते पढ़ते देखते देखते बहुत सारी चीज़ें पता है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, पॉइंटर क्या है, या स्कैनर क्या है। बट आईओटी वाली चीज़ें अधिकतर क्या है आपकी, जो चीज़ें एकदम नई है, ये तकनीक ही नहीं है अभी, इतनी एडवांस लेवल पे आईओटी नहीं आई कि हर व्यक्ति यूज करने लगे। तो ये सारे शब्द भी आपको नए लगेंगे। अगला है MQTT सूट क्या है? स्मॉल एंड चीप डिवाइसेज, लो मेमोरी डिवाइसेज, लो पावर डिवाइसेज, ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। इसमें देखो, इसमें ये वाला पोर्शन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाकी पोर्शन हिंदी में ही मिलेंगे आपको। कौन सा प्रोटोकॉल पूर्ण द्वैत संचार प्रदान करता है? तो फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स में क्या होता है, यहाँ से भी एक साथ जाता है और यहाँ से भी एक साथ, मतलब इधर से आप डेटा ट्रांसफर भी कर रहे हो, वापस रिसीव भी एक साथ कर रहे हो। तो HTTP, MQTT, वेब सॉकेट और COAP। तो ये क्या है? वेब सॉकेट। IPv4 बिट एड्रेस, तो कितने बिट का एड्रेस है IPv4? 32, 24, 64, 128। तो ये है 32। 6LOW पैन का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब किसका संक्षिप्त रूप है ये? ठीक है, 6LOWPAN। तो ये है IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये ध्यान रखो। आगे चलते हैं। सेल्यूलर नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न वायरलेस मानक हैं। तो सेल्यूलर नेटवर्क में आपको पता है उसमें कौन कौन से वायरलेस मानक यूज किए जाते हैं, आप इन सबको ऑलमोस्ट यूज कर चुके हो। GSM, सबसे पहले आपका GSM 2G ही आया था, CDMA भी आया था सेम इसी के साथ में, और LTE 4G में आया था। तो ये सारे यूज होते हैं। LoRa, LORA का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, मतलब ये किसका फुल फॉर्म? तो लेवल रेंज रेडियो, लो रेडियो रेंज, लॉन्ग रेंज रेडियो और नन। तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग रेंज रेडियो। आगे चलते हैं। RFID तकनीक में शामिल है, जो RFID तकनीक है आपकी, उसमें क्या क्या शामिल है उसकी बात हो रही है। तो एंटीना, ट्रांसपोंडर, ट्रांसीवर, ऑल ऑफ द एबव। तो दो ट्रांसीवर क्या होता है, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होते हैं। ट्रांसपोंडर एक यंत्र होता है जो सिग्नल की स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाता है, ठीक है। एंटीना सबको पता है कि सिग्नल रेडिएशन वगैरह आपका करता है, फैलाता है। तो ये सारे इसमें शामिल होते हैं। कनेक्टेड कार किसका उदाहरण है? एक कार है जो कनेक्टेड है, तो वो किसका उदाहरण है? लैन, बैन, वैन, नन ऑफ द एबव। तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का। आईओटी में उपयोग की जाने वाली दी गई वायरलेस तकनीकों में से कम बिजली की खपत करती है? फिर से इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा? जिगबी, ब्लूटूथ, वाईफाई, GSM, CDMA। तो ब्लूटूथ पता है सबसे कम खपत करती है।
आगे चलते हैं मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब क्वेश्चन थोड़े से और अनयूजुअल लगेंगे क्योंकि इसकी भाषा, और ये पूरा कंप्यूटर की भाषा में बात होगी, उसको ही सिखाना है, ठीक है। तो बस कोशिश करो कि इन चीज़ों को याद करो और जहाँ पे भी किसी चीज़ से कनेक्ट कर पाओ कनेक्ट करो। मशीन लर्निंग में प्रशिक्षण प्रक्रिया का आउटपुट है। जो इसको मशीन को आप प्रशिक्षित करते हो ना, मशीन को आप प्रशिक्षण करते हो, मशीन को सिखाते हो, ठीक है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग मॉडल, व्यर्थ और शुद्धता। तो ये क्या है? मशीन लर्निंग मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा परीक्षण डेटा सेट विशेषता है? तो कौन सा अच्छा परीक्षण डेटा सेट विशेषता है? समग्र रूप से डेटा सेट का प्रतिनिधि है, सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बड़ा है, ऊपर के सभी, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। थोड़ी सी भाषा क्या है ना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेटर का यूज किया है, ठीक है। तो कभी कभी इनका ट्रांसलेशन थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है। डेटा सेट के आयामों को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बेहतर प्रदर्शन करेगी? इसमें डेटा सेट वगैरह होते हैं मशीन लर्निंग में, तो उनके आयामों को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक बेहतर प्रदर्शन करेगी? उन स्तंभों को हटाना जिसमें डेटा में उच्च भिन्नता है। स्तंभ मतलब डेटा सेट में कॉलम होते हैं, ठीक है। तो उन कॉलम को हटाना जिसमें डेटा सेट में उच्च भिन्नता है, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट है, ठीक है, ज़्यादा अंतर है दो कॉलमों में, तो उनको हटाना ये बोल रहा है। आगे डेटा, अब ये तो आपको पता है ना कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या इन्फॉर्मेशन है, कॉलम में अलग अलग कॉलम में भरी हुई है, मशीन को आप सिखा रहे हो इस तरीके से। उन स्तंभों को हटाना जिसमें बहुत अधिक लुप्त मान है, मतलब बहुत सारे ऐसी संख्याएं हैं, वैल्यूज हैं जो लुप्त हैं। भिन्न डेटा रुझान वाले कॉलम हटाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? उन स्तंभों को हटाना जिनमें बहुत अधिक लुप्त मान है। मशीन लर्निंग के ज्यामितीय मॉडल में हाइपर प्लेन की क्या विशेषता है? ठीक है, तो हाइपर प्लेन क्या है? इनपुट विशेषताओं की संख्या से एक आयामी कम संख्या वाला एक विमान, इनपुट विशेषताओं की संख्या से एक आयामी अधिक संख्या वाला एक विमान, इनपुट विशेषताओं की संख्या से दो आयामी अधिक संख्या और दो आयामी कम संख्या वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो आयामी कम संख्या वाला एक विमान। ठीक है, चौथा हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपको कुछ नेटफ्लिक्स श्रृंखलाओं की समीक्षाएं दी गई हैं जिन्हें सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ के रूप में चिन्हित किया गया है। नई नेटफ्लिक्स श्रृंखलाओं की समीक्षाओं को वर्गीकृत करना किसका उदाहरण है? बिना पर्यवेक्षित शिक्षण, अर्ध पर्यवेक्षित शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन और सुदृढ़ीकरण सीखना। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? पर्यवेक्षित शिक्षण का। संभाव्य दृष्टिकोण की तरह दृश्य हमें प्रत्येक वर्गीकरण के साथ सदस्यता की संभावना को जोड़ने की अनुमति देता है। ये थोड़ी सी भाषा आप लोग को वो लग रही होगी, ठीक है, आगे चल के भाषा थोड़ी सी फिर से सरल हो जाएगी। तो ये क्या है? वियोजक, उदाहरण क्लासिक और अधिष्ठापन। तो किसका उदाहरण है? अनुमति देता है किसका? आगमनात्मक का। ठीक है, तो ये उदाहरण यहाँ पे गलत लिख दिया गया, यहाँ पे होना चाहिए था ऑप्शन यही, आगमनात्मक। बिना लेबल वाले डेटा में छिपी संरचना खोजने की समस्या को कहा जाता है। कोई डेटा है जिस पे कोई लेबल नहीं लगा है, इसके अंदर कोई संरचना छिपी है, तो इसको खोजने की समस्या को क्या कहा जाता है? बिना पर्यवेक्षित शिक्षण, सुदृढ़ीकरण सीखना, पर्यवेक्षित अध्ययन या कोई नहीं। तो बिना पर्यवेक्षण के सीखना। यदि मशीन लर्निंग मॉडल आउटपुट में लक्ष्य चर शामिल है, चर वो होता है जो बदलता रहता है, तो उस मॉडल को कहा जाता है पूर्वानुमानित मॉडल, वर्णनात्मक मॉडल, सुदृढ़ीकरण सीखना, ऊपर के सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा? पूर्व अनुमानित मॉडल। इस प्रकार के ज्ञान को उजागर करने के लिए डेटाबेस क्वेरी का उपयोग किया जाता है। मतलब कौन सा ज्ञान है जिसको उजागर करने के लिए डेटाबेस क्वेरी का उपयोग किया जाता है? छिपा हुआ, उथला, गहरा, बहुआयामी। तो बहुआयामी ज्ञान को उजागर करने के लिए। आगे चलते हैं। डेटा माइनिंग मॉडल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा क्या बोलते हैं? इसे प्रशिक्षण जानकारी, छिपा हुआ डेटा, परीक्षण डेटा और सत्यापन डेटा। तो जानकारी मतलब डेटा ही, तो प्रशिक्षण डेटा इसको कहा जाता है। बड़े डेटाबेस में मशीन लर्निंग विधियों के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? बड़ी डेटा कंप्यूटिंग, कृत्रिम होशियारी, डेटा खनन, चीज़ों की इंटरनेट। तो बड़ा डेटा पता है आपको, बहुत बड़ा डेटा है, इसमें से क्या है आपको काम की जानकारी चाहिए, तो इसको क्या बोला जाएगा? डेटा माइनिंग, डेटा खनन जिसको बोलते हैं।
किस शिक्षण में डेटा के भीतर पैटर्न को पहचान करने के लिए स्व-मूल्यांकन की आवश्यकता होती है? ऐसा कौन सा शिक्षण है? ठीक है, पर्यवेक्षित अध्ययन, बिना पर्यवेक्षित शिक्षण, अर्ध पर्यवेक्षित शिक्षण और सुदृढ़ शिक्षा। तो कौन सा है? बिना पर्यवेक्षण के सीखना। सरल शब्दों में मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग को अगर सरल शब्दों में परिभाषित करो तो क्या है? किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भविष्यवाणी, ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित प्रशिक्षण, ऊपर के सभी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित उदाहरणों में से आप पर्यवेक्षित शिक्षण एल्गोरिदम का उपयोग करके किसे संबोधित करेंगे? ठीक है, तो उदाहरण निम्न। वेब पर पाए जाने वाले समाचार लेखों का एक सेट दिया गया है, उन्हें उसी कहानी के बारे में लेखों के सेट में समूहित करें। दिए गए ईमेल को स्पैम या स्पैम के नहीं के रूप में लेबल किया गया है, स्पैम फिल्टर सीखें। ग्राहक डेटा का एक डेटाबेस दिया गया है, स्वचालित रूप से बाजार खंडों की खोज करता है और ग्राहकों को विभिन्न बाजार खंडों में समूहित करता है। बाजार टोकरी विश्लेषण में पैटर्न खोजें। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? दिए गए ईमेल को स्पैम या स्पैम नहीं के रूप में लेबल किया गया है, स्पैम फिल्टर सीखें। यदि मशीन लर्निंग मॉडल आउटपुट में लक्ष्य चर शामिल नहीं है तो उस मॉडल को क्या कहा जाएगा? यही सब क्वेश्चन आपको देखने, जो ज़्यादा क्लिष्ट भाषा वाले हैं वो नहीं देखने। ठीक है, तो मशीन लर्निंग मॉडल आउटपुट में लक्ष्य चर, चर मतलब जो बदलने वाली एक संख्या है, ठीक है, शामिल नहीं है तो उस मॉडल को क्या कहा जाएगा? वर्णनात्मक मॉडल। किस प्रकार के सीखने में लेबल प्रशिक्षण डेटा का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा है? पर्यवेक्षित शिक्षण। ये सारे क्वेश्चन जो पर्यवेक्षण उससे रिलेटेड हैं इधर उधर के, वो आप मतलब बहुत ध्यान से देख के जाना। निम्नलिखित वर्णनात्मक मॉडल हैं, तो वर्णनात्मक मॉडल इनमें से कौन कौन है? वर्गीकरण, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन नियम, 1 और 2 दोनों। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित प्रकार की फीचर चयन विधि में हम खाली फीचर सेट से शुरू करते हैं। तो कौन सी ऐसी फीचर चयन विधि है जिसमें हम खाली फीचर सेट से शुरू करते हैं? पिछड़ा फीचर चयन, अग्रेसित सुविधा चयन, ऊपर के सभी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड फीचर चयन या अग्रेसित सुविधा चयन। एक व्यक्ति को अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मानव विशेषज्ञ के साथ बातचीत करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, तो क्या बुलाएंगे उसे? ज्ञान विकासकर्ता, ज्ञान प्रोग्रामर, ज्ञान इंजीनियर, ज्ञान निकालने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? ज्ञान निकालने वाला। आगे चलते हैं। मशीन लर्निंग में बिना लेबल वाले उदाहरणों की क्या विशेषता है? बहुत सारा भ्रमित करने वाला ज्ञान, अब उसमें कोई लेबल नहीं लगा है, ठीक है, तो उसकी क्या विशेषता है? बहुत सारा भ्रमित करने वाला ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, कोई भ्रमित करने वाला ज्ञान नहीं है, कोई पूर्व ज्ञान नहीं है, तो ये क्या है? भ्रमित करने वाला ज्ञान बहुत है, क्योंकि लेबल नहीं है। कुछ दूरसंचार कंपनियां अपने ग्राहकों को अलग अलग समूहों में विभाजित करना चाहती हैं, यह किसका उदाहरण है? तो बिना पर्यवेक्षण के सीखना। निम्न में से कौन सी मशीन सीखने की सबसे अच्छी विधि है? तो मशीन सीखने की सबसे अच्छी विधि तीनों है, शुद्धता, मापनी और तेज। अब आ जाते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स पहले समझ लो क्या है। देखो, डेटा जो होता है ना, हम और आप जो यूज कर रहे हैं, एक्सेल सीट वगैरह बना रहे हैं, ये तो बहुत छोटा है, ठीक है, ये इतना समझ लो ऊँट के मुंह में जीरा वाला साइन है। डेटा वो होता है जैसे गूगल के पास जो भी आप सारी चीज़ कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, नई नई वेबसाइटें बन रही हैं, ये सारा गूगल के पास डेटा पर डे इतना डेटा पहुंचता है जो समझो लाखों जीबी में होता है। अब इसको बोलते हैं बिग डेटा। अब जब इस बिग डेटा को आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, फिर इसके एनालिटिक्स निकालने पड़ते हैं, अलग अलग विश्लेषण आप करते हो कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी का है, कहाँ जाएगा, किस डेटा को किस हद तक आपको संरक्षित रखना है, कौन सा थोड़ा संवेदनशील डेटा है, ये सारी चीज़ें हो गई एनालिटिक्स। जब इस डेटा में से आप काम की चीज़ निकालते हो तो उसी को बोलते हैं डेटा माइनिंग, ठीक है। इस बिग डेटा में से जो भी आपके काम की चीज़ें हैं वो आप निकालते हो तो वो डेटा माइनिंग हो गया। एनालिटिक्स में क्या करते हो? काम की चीज़ें नहीं निकालते हो, आप इसकी कैटेगरी वाइज क्या करते हो? इसको डिवाइड कर देते हो। जो भी आपके पास आया बिग डेटा, इसको क्या किया आपने? कैटेगरी वाइज इसका एनालिटिक्स कर लिया कि कितने लोग हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने, ऐसे करके आपने एक विश्लेषण कर लिया पूरा डेटा। लेकिन जब डेटा माइनिंग की बात हो तो सीधा पूछा जाएगा कि अगर आपको मेल की ज़रूरत है उसमें कि किस कैटेगरी में कौन सा है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, क्या है, कितने मार्क्स हैं, कुछ भी डेटा हो सकता है, तो वो होता है डेटा माइनिंग। चलिए अब इस पे चलते हैं। बड़े जटिल डेटा सेटों के संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है जिसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता है? ठीक है,
तो जो आप ट्रेडिशनल टूल हैं उनसे आप इस डेटा को संसाधित नहीं कर सकते हो, इसका उपयोग नहीं कर सकते हो। तो इसे क्या बोला जाता है? बिग डेटा, बड़ा डेटा। स्पष्टीकरण क्या है? बिग डेटा बड़े जटिल डेटा सेट को संदर्भित करता है जिन्हें उनके आकार, गति और जटिलता के कारण पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, स्पष्टीकरण आप लोग खुद से पढ़ लेना, मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कराऊंगा। निम्न में से कौन सा बिग डेटा के 4 वी हैं? ठीक है, मोदी जी जैसे वी यूज करते थे, 4V 4C, तो 4V में से एक कौन सा नहीं है? वेग, वॉल्यूम, विविधता, मूल्य। तो इसमें क्या है? मूल्य नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो बिग डेटा के 4V वॉल्यूम क्या है? वेग, विविधता, सत्यता और वॉल्यूम। संरचित और असंरचित डेटा को ऐसे प्रारूप में, ये स्ट्रक्चरल और अनस्ट्रक्चरल की बात हो रही, बदलने की प्रक्रिया क्या है जिसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके? तो इसे क्या बोलते हैं? डेटा एकीकरण। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण बिग डेटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण है ये? हाडूप। ठीक है, बाकी उपकरण देख लीजिए, MySQL, पोस्ट ग्रे SQL, ओरेकल। ठीक है, ओरेकल कंपनी भी है। आगे देखते हैं, छिपे हुए पैटर्न, अज्ञात सहसंबंध, बाजार के रुझान, ग्राहक प्राथमिकताएं। ये डेटा है। ठीक है, डेटाओं की है, किस टाइप का डेटा है। बाजार के रुझान, ग्राहक प्राथमिकताएं और अन्य उपयोगी जानकारी को उजागर करने के लिए बड़े और विविध डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया क्या है? जब इनकी जानकारी, इस टाइप की जानकारी आपको चाहिए तो बड़े डेटा और विविध डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो जो मैंने बोला था कि काम की जानकारी निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा? डेटा माइनिंग। ठीक है, निम्न में से कौन बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती नहीं है? बिग डेटा से जुड़ी आम चुनौती कौन सी नहीं है? डेटा गुणवत्ता, डेटा एकीकरण, डेटा गोपनीयता, डेटा दोहराव। तो क्या है? डेटा डुप्लीकेशन। आगे चलते हैं, डुप्लीकेशन मतलब होता है दोहराव। निम्न में से कौन सी तकनीक उन डेटा सेटों के सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उपयोग की जाती है जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने के लिए बहुत बढ़िया जटिल हैं? तो कौन सी वो तकनीक है? बिजनेस इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। तो ये क्या हो जाएगी? मशीन लर्निंग। आगे चलते हैं, डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है? तो कौन सी? डेटा वेयर हाउसिंग, पहला ही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा है? तो सामान्य प्रोग्रामिंग भाषा जो बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाती है, क्या वो C++ है या जावा है या पाइथन है? तो ये तीनों भाषाएं क्या होती हैं? उपयोग में आती हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय NoSQL डेटाबेस है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? तो कौन है? MongoDB। एकाधिक स्रोतों से डेटा को एक एकल एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो क्या है? डेटा एकीकरण। ठीक है, डेटा इंटीग्रेशन। आगे चलते हैं, प्रदर्शन से समझौता किए बिना डेटा और ट्रैफिक की बढ़ती मात्रा को संभालने की सिस्टम की क्षमता के लिए किस शब्द का? जैसे ट्रैफिक डेटा जो होता है ना, वो भी बिग डेटा होता है। जो दुनिया भर के ट्रैफिक का डेटा होता है, अपने देश का, एक राज्य का, एक सिटी का, वो भी बिग डेटा हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्यों? क्योंकि कितने सारे वीडियो होते हैं, CCTV लगे होते हैं, ये भी तो एक प्रकार का डेटा है। CCTV कैमरा लगे होते हैं, फुटेज लगे होते हैं, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? स्केलेबिलिटी। विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डेटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया क्या है? डेटा प्री प्रोसेसिंग। मतलब इसका विश्लेषण नहीं किया, फिर डेटा को आप क्या करो? साफ, मतलब जो उससे फालतू की फाइल है, अनवांटेड चीज़ें वो हटा रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के पहले का काम। बिग डेटा विश्लेषण में निम्न में से कौन सा डेटा सामान्य प्रकार का नहीं है? तो इनमें से कौन सा डेटा सामान्य प्रकार का नहीं है देखना है, तो सरल डेटा जो होता है ना, वो नहीं है। निम्न में से कौन सा डेटा का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसमें डेटा को छोटे उपसमूहों में विभाजित किया जाता है और कई सर्वर या नोड्स में समानांतर रूप में संसाधित किया जाता है? तो वो कौन है? मैप रिड्यूस, C। डेटा उत्पन्न होते ही वास्तविक समय में उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या है? मतलब डेटा उत्पन्न हुआ और रियल टाइम में आप उसका विश्लेषण कर रहे हो, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो आपको पता है रियल टाइम में क्या होता है? लाइव स्ट्रीमिंग।
कोई डेटा उत्पन्न हुआ और आप उसको क्या कर रहे हो, तुरंत विश्लेषित करते जा रहे हो, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसको प्रोसेस करते हो तभी लोगों तक पहुंचता है। जैसे मैच आता है तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, हर एक चीज़ आपको तुरंत दिखा दी जाती है ना, दिखाया जाएगा, रिप्ले करके दिखाया जाएगा, पूरे रन बताए जाएंगे, ओवर बताए जाएंगे, कब क्या है, पूरा और डेटा एनालिटिक्स। तो यही होता है स्ट्रीम प्रोसेसिंग। निम्न में से कौन सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है? तो कौन सी है? पाइथन। निम्न में से कौन सी बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य डेटा स्टोरेज तकनीक नहीं है? तो सामान्य डेटा स्टोरेज तकनीक कौन सी नहीं है? माई एसक्यूएल। डेटा को उसकी विशेषताओं के आधार पर स्वचालित रूप में वर्गीकृत या समूहीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लस्टरिंग। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बिग डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य डेटा विजुअलाइजेशन टूल नहीं है? तो कौन सा सामान्य डेटा विजुअलाइजेशन टूल नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बाकी सब हैं। निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स के लिए किया जाता है? तो जैसे होता है नॉर्मल प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना, उन पे क्या है ना, आप बिग डेटा प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन रियल टाइम में डेटा प्रोसेस करना है तो कौन कौन से टूल हैं? अपाचे काफका, अपाचे हडूप, अपाचे स्पार्क और अपाचे स्टॉर्म। तो ये अपाचे स्टॉर्म है जो रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग आप कर सकते हो। निम्न में से कौन सी तकनीक एक डेटा सेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करके और नए डेटा पर भविष्यवाणी करने के लिए डेटा में पैटर्न की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है? तो कौन सी तकनीक है वो? मशीन लर्निंग। निम्न में से कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का सामान्य प्रकार नहीं है? तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का सामान्य प्रकार कौन सा नहीं है? निर्णय सीखना। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें इनपुट डेटा को लेबल किया जाता है और मॉडल को नए बिना लेबल वाले डेटा पर भविष्यवाणी करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पर्यवेक्षित शिक्षण। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें इनपुट डेटा को लेबल नहीं किया जाता और मॉडल को डेटा में पैटर्न या संरचना खोजने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? बिना पर्यवेक्षण के सीखना। वो था पर्यवेक्षित शिक्षण और ये बिना पर्यवेक्षण के सीखना। यहाँ पे आपके बिग डेटा एनालिटिक्स के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आते हैं हम डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में थोड़ा सा समझ लो पहले। तो डीप लर्निंग का पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें देखो, पहली चीज तो यह है कि न्यूरल जो आपका तंत्र का तंत्र होता है, ठीक है, तो ये भी मस्तिष्क की तरह ही कार्य करता है जो डीप लर्निंग है आपका। इसमें भी न्यूरल नेटवर्क होते हैं और जो मैंने बोला कि जो आपका तंत्र का तंत्र है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। इसी न्यूरॉन से ही आपका मस्तिष्क वर्क करता है, इन्हीं से संकेत जाते हैं, इधर से उधर होते हैं। जब मैं बीटेक कर रहा था तो मेरा जो प्रोग्राम था जो मुझे बनाना था वो भी था EEG, इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब इलेक्ट्रॉन इंसेफालोग्राफी, EEG होता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे मैंने प्रोजेक्ट तैयार किया था। तो ये बिल्कुल न्यूरॉन्स जैसे आपके माइंड मस्तिष्क के अंदर होते हैं वैसे ही यहाँ पे भी चीज़ें बना के काम कर सकते हो आप। तो इसके बारे में बताते हैं। किस तंत्र का नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट के बीच केवल एक छिपी हुई परत होती है? तो कौन सा ऐसा तंत्र का नेटवर्क है? उथला तंत्र का नेटवर्क। छवि वर्गीकरण, ठीक है, पिक्चर वर्गीकरण में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की तुलना में डीप लर्निंग एल्गोरिदम कितने % ज़्यादा सटीक है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये कितना है? 0.41। डीप लर्निंग एल्गोरिदम की कितनी परतें बनाई गई हैं अब तक? ठीक है, तो ये टोटल 4 परतें हैं। RNN, चूंकि RNN इसमें यूज होगा आगे चल के, तो इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्या है? आवर्तक तंत्र का नेटवर्क। निम्न में से कौन सी गहन शिक्षा की सीमाएं हैं? ठीक है, तो गहन शिक्षा की कौन कौन सी सीमाएं हैं? विशाल प्रशिक्षण डेटा सेट प्राप्त करें, डेटा लेबलिंग, इनमें से कोई भी नहीं, ऊपर के सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
निम्न में से कौन अवधारणात्मक कार्यों के लिए उपयुक्त है? तो अवधारणात्मक कार्य करने के लिए कौन सी चीज़ उपयुक्त है? तो ये क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। CNN का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब कोई होता है, तो क्या होता है? असंरचित डेटा, संरचित डेटा कोई नहीं, ऊपर के सभी, तो संरचित डेटा जब होता है तो आप CNN का प्रयोग करते हो। निम्न में से कौन सा से RNN का उपयोग है? तो RNN के कौन कौन से उपयोग हैं? धोखाधड़ी वाले क्रेडिट कार्ड लेन देन का पता लगाएं, छवियों के लिए कैप्शन प्रदान करें, व्यवसाय प्रतिभूति व्यापारियों को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने में मदद करते हैं, ऊपर के सभी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो भी धोखाधड़ियाँ होती हैं बड़े लेवल पे होती हैं तो उनका पता क्या डीप लर्निंग से किया जाता है। तो उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। एक साधारण MLP मॉडल में इनपुट लेयर में 8 न्यूरॉन है। ध्यान रखना, इनपुट लेयर में कितने? 8 न्यूरॉन। ये थोड़ा सा डीप में चला गया, डीप लर्निंग थी तो, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को रहने दिया कि चलो एक आइडिया तो लगे। छिपी हुई लेयर में कितने? 5 न्यूरॉन। तो जो छिपी हुई लेयर है ये कॉमन होगी, ध्यान रखना। आउटपुट लेयर में 1 न्यूरॉन होगा। हिडन आउटपुट लेयर और इनपुट हिडन लेयर के बीच वेट मैट्रिक्स क्या होगी? ठीक है, तो हिडन आउटपुट लेयर और इनपुट हिडन लेयर, इनके बीच में, तो जो दोनों हिडन हैं तो हिडन दोनों में कॉमन है। देखो, हिडन आउटपुट लेयर और इनपुट हिडन लेयर, तो हिडन यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। हिडन लेयर में कितने थे आपके छिपी हुई में? 5 न्यूरॉन। 5 कॉमन किस किस में है? तो 5 आपके यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, इसके बाद इसमें भी कॉमन है, दोनों में 5 है, इसमें भी कॉमन है, इसमें चारों में 5 हो गए। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा? जो छिपी हुई लेयर है आपकी उसका आ जाएगा इंटू 1। 1 किसका था? आपका आउटपुट लेयर। तो इसमें छिपी हुई लेयर के न्यूरॉन इंटू आउटपुट लेयर के न्यूरॉन। इसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा? फिर से छिपी हुई का, नहीं ये वाला। ठीक है, दूसरे में क्या आ जाएगा आपका? किसका? इनपुट लेयर का, और फिर से छिपी हुई का। तो 5 इंटू 1 8 इंटू 5 हो जाएगा। ये इतना डिटेल में नहीं जाना है, ये तो नॉर्मल सा रख दिया। निम्न में से कौन सा कथन वास्तविक न्यूरॉन का सही प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा कथन है जो वास्तविक न्यूरॉन की परिभाषा बताता है? एक न्यूरॉन में कई इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट केवल एक ही होता है। एक न्यूरॉन में केवल एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, ऊपर के सभी। ये तो फिर उपरोक्त सभी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एक न्यूरॉन में कई इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट केवल एक ही होता है। एक न्यूरॉन में केवल एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। तो एक न्यूरॉन में आई थिंक एक इनपुट और एक आउटपुट होना चाहिए, लेकिन आगे चल के इसको मैं कमेंट में कंफर्म कर दूंगा आपको। ठीक है, तो एक जो आपका न्यूरॉन होता है उसमें कई इनपुट और कई आउटपुट हो सकते हैं, इसको आप लोग अपडेट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में निम्न में से किसका निरंतर इनपुट होगा? तो इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन, छिपी हुई और आउटपुट परत के बीच वजन, सभी छिपी हुई परत और न्यूरॉन्स के पूर्वाग्रह, आउटपुट परत का सक्रिय फंक्शन। तो क्या होगा? इनपुट और छिपी हुई परत के बीच का वजन। अगला देखते हैं। इनपुट परत में नोड्स की संख्या 10 है, छिपी हुई परत 5 है। इनपुट परत से छिपी हुई परत तक कनेक्शन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 10 इंटू 5 50 हो जाएगी। फिर है 3 न्यूरॉन और इनपुट 1 2 3 के साथ एक सरल MLP मॉडल माने। इनपुट न्यूरॉन्स का वजन इतना इतना है, ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डाल दिए हैं। सक्रियण फंक्शन 3 का एक रैखिक स्थिर मान है, आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट क्या होगा? 96। बोल्ट्जमैन मशीन किससे बनी होती है? तो अतुल्यकालिक संचालन, छिपी और दृश्य दोनों इकाइयों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ नेटवर्क, स्टोकेस्टिक अद्यतन, ऊपर के सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। पूरी तरह से जुड़े तंत्र का नेटवर्क के बारे में निम्न में से कौन सा यदि कोई हो तो सत्य है? तो इसके बारे में कौन सा सत्य है आपका? केवल रैखिक सक्रियण वाला FCNN एक रैखिक नेटवर्क है। निम्न में से किस एप्लीकेशन में हम समस्या को हल करने के लिए गहन शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं? गहन शिक्षण, डीप लर्निंग की बात हो रही। तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी, विदेशी कणों का पता लगाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। SVM का मतलब क्या है? तो सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM का फुल फॉर्म की बात हो रही। तो इसमें क्या हो जाएगा? समर्थन वेक्टर यंत्र। कौन सा कथन सत्य है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कथन पे ही चलते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? डीप लर्निंग डेटा से सीखने के प्रतिनिधित्व के लिए एक गणितीय ढांचा है।
तो डीप लर्निंग क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है, इतना ध्यान रखो। 3 तकनीकी ताकतें मशीन लर्निंग में प्रगति ला रही हैं। तो कौन कौन सी 3 तकनीकी ताकतें हैं? हार्डवेयर, डेटा सेट और बेंचमार्क, एल्गोरिदमिक प्रगति। फिर आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, किस न्यूरल नेट आर्किटेक्चर, नेट मतलब नेटवर्क आर्किटेक्चर में वजन का बंटवारा होता है? तो क्या वो आवर्तक तंत्र का तंत्र है, आवर्तक तंत्र का नेटवर्क, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, पूरी तरह से जुड़ा हुआ तंत्र का नेटवर्क, एक और दो दोनों? तो क्या हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। यहाँ पे आपके जितने भी टॉपिक थे चारों के एमसीक्यूज, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं। फिर चूंकि आपका एग्जाम आ रहा है इतने पास में, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि हर उस पर 50-50, 100-100 एमसीक्यूज कराएं। आपको क्या करना है, जो पीडीएफ आपको दी गई थी उसको अच्छे से पढ़ के केवल कॉन्सेप्चुअल पोर्शन समझ लो कि क्या है एग्जैक्टली, फिर एमसीक्यूज को 1-2 बार देखो, अपने आप पूरी समझ बन जाएगी। ठीक है। अब जिनका भी एग्जाम है, एक बात ध्यान रखो, लास्ट के 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लास्ट के 2 दिन बचते हैं। ठीक है। इन दिनों में आपको क्या करना है कि कई बार ऐसा मन करेगा, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, याद ये लगेगा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। यहीं पे आपको अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, आपको अपना एक्सपीरियंस जो पुराना है उसको काम में लाना है। क्या करना है इसमें, एक तो अपना खाना सुधारो। लास्ट टाइम में खाना जो आप खाते थे, नॉर्मल खाना है ना, जो भी खा रहे हो उसमें चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेहनत मेंटली और फिजिकली डबल होनी है। इसमें क्या करो, खाने में प्रोटीन ऐड करो फिर से, वो आपका जो माइंड में फोकस जा रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, किसी से भी कोई भी बातचीत कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो ज़्यादा, मोबाइल यूज मतलब फालतू कामों के लिए, या किसी ग्रुप में चैट चिट चैट चल रही है, अपनी समस्याएं बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इससे भला नहीं होगा आपका, इसमें ही आपके नंबर कट जाएंगे 4-5। आपको ये सब चीज़ें बंद करके शांति से सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने होते हैं। एक करना होता है, या तो आप पढ़ो या आराम करो, बस। और कोई भी आपका जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं, वो किसी से बात अगर आधा घंटा कर लेते हो वो गायब हो जाती हैं। तो पढ़ाई का फ़ायदा तभी मिलता है, जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में चलता रहे, जब आप नहीं पढ़ रहे हो तब भी। ठीक, तो ये काम करना है कि ज़बरदस्ती बैठे रहो, पढ़ते रहो, हार्ड कॉपी से आप देखते रहो क्या आपने पहले पढ़ा है, क्लास की तो क्या बताया गया था, उस चीज़ को बार बार रिवाइज करो। जो सबसे टफ लग रहा है, जिसमें लग रहा है इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा रिवाइज करो बार बार। और दूसरी चीज़ मैंने बताई दी, ये सारी चीज़ें करो, नर्व्स पे कंट्रोल रखो। जो लोग लास्ट के 2 दिन में अच्छी मेहनत कर लेंगे, वो कम से कम नहीं तो 5 मार्क्स का एज ले जाते हैं, यही एज आपको अंदर करा देता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।